Hello students, how are you? I am Madhav Sharma, your physics faculty, and welcome you to the video lecture of Pioneer School Pattern. Today we are going to discuss firstly the summary of all the thermodynamic process जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था, ओके और ये मैंने चारों थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के बारे में लिख दिया है। इतना आपको शॉर्ट में याद होना ही चाहिए कि आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, तो उसमें इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं होता है। इंटरनल एनर्जी जीरो नहीं रहेगी, इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं रहेगा। इट मीन्स जैसे ही आप बाहर से कोई हीट देंगे तो वो तुरंत वर्क में कन्वर्ट हो जाएगी। ये जो प्रोसेस है थोड़ी स्लो प्रोसेस है, समझ में आ गई बात। तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू क्या है, डेल्टा डब्ल्यू, और डेल्टा यू इसमें क्या होगा, जीरो, यानी कि टेम्परेचर कांस्टेंट होने की वजह से इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगा। ये आप डायरेक्ट याद रखेंगे। और ऐसे में जब भी आपको डेल्टा क्यू जो दिया होगा तो वो किसके इक्वल होगा, वर्क के इक्वल होगा। और ये कहाँ से निकालेंगे हम लोग, यहाँ से निकालेंगे। फॉर्मूला है वर्क डन इज इक्वल टू एन आर टी एल एन वी एफ बाई वी आई। अगर फाइनल वॉल्यूम और इनिशियल वॉल्यूम दे रखा है, अगर प्रेशर की फॉर्म में है तो उससे निकाल सकते हैं अपन, पी आई बाई पी एफ, उल्टा हो जाएगा उससे। ओके गाइस, नाउ सेकंड है एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस में हीट जीरो होता है। जो जो जीरो है या इंपॉर्टेंट है उनको मैंने थोड़ा हाईलाइट कर रखा है। अब यहाँ पर आपको अगर इंटरनल एनर्जी चाहिए तो क्योंकि एडियाबैटिक प्रोसेस में पी, वी और टी सब चेंज हो सकते हैं। ओके, रिलेशन आपको लिखवा रखे, पी वी की पावर गामा, अलग अलग तीनों का रिलेशन है एडियाबैटिक में। तो इसके लिए आपको केवल डेल्टा क्यू जीरो रहेगा। इंटरनल एनर्जी कहाँ से आएगा, एन सी वी डी टी। किसी भी गैस की इंटरनल एनर्जी हमेशा इसी फॉर्मूले से निकलेगी, एन सी वी डी टी से। ओके, और डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या होगा, वर्क डन पी वन वी वन माइनस पी टू वी टू डिवाइड बाई गामा माइनस वन। गामा क्या है, सी पी बाई सी वी, या गामा आपको मैंने अलग अलग गैसेस का लिखवा रखा है कि मोनो एटोमिक, डाई एटोमिक और ट्राई एटोमिक का जो गामा आप जानते हैं 1.67, 1.4 और 1.33। एक लिस्ट बनवा रखी थी मैंने आपसे, 1.67 मोनो एटोमिक का, 1.4 डाई एटोमिक का और पॉली एटोमिक का होता है 1.33। आप डायरेक्ट याद रख सकते हैं गामा की वैल्यू 1.67, 1.4 और 1.33 तीन है गामा की वैल्यूज़ एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए। ये किसके लिए है, मोनो एटोमिक प्रोसेस के लिए, मोनो एटोमिक गैस के लिए। ये है डाई एटोमिक के लिए और ये है ट्राई एटोमिक के लिए या पॉली एटोमिक के लिए। ओके गाइस, अदरवाइज कुछ आपको गिवन रहेगा ऐसा। तो इसके बाद वर्क डन हो गया हमारे पास। यही वर्क डन अगर टेम्परेचर की टर्म्स में निकालना आपको तो T1 माइनस T2 कॉमन एन आर है डिवाइड बाई गामा माइनस वन। यहाँ पर क्योंकि हीट जीरो है इसलिए जो आप वर्क डन निकालेंगे वही आपका चेंज इन एनर्जी होगा, लेकिन ये नेगेटिव साइन रहेगा। क्या रहेगा इसका, नेगेटिव साइन। यानी वर्क डन अगर पॉजिटिव है तो इंक्रीज इन एनर्जी नेगेटिव, और वर्क डन अगर नेगेटिव है तो इंक्रीज इन एनर्जी पॉजिटिव रहेगा। समझ में आ गई बात। नाउ आइसोबैरिक, आइसोबैरिक में प्रेशर कांस्टेंट है तो इसमें आपका डेल्टा क्यू एन सी पी डी टी से आएगा। ओके गाइस, क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर पर जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, उसको सीपी से लिखते हैं। और डेल्टा यू किससे आएगा, एन सी वी डी टी से। इसका वर्क डन, यानी इसमें कोई भी चीज़ जीरो नहीं रहने वाली है, पी वी एफ माइनस वी आई, ओके, या पी डी वी लिख सकते हैं आप इंटीग्रेशन करके, एन आर डेल्टा टी। ये भी आपका क्या हो सकता है, वर्क डन इन दोनों फॉर्मूले से आ जाएगा। नाउ आइसोकोरिक प्रोसेस में ग्राफ्स वगैरह मैंने सब ऑलरेडी ड्रॉ करवा रखे थे। आइसोकोरिक प्रोसेस में आपका वॉल्यूम का चेंज जीरो होता है, इट मीन्स वर्क डन जीरो रहेगा। ओके, देन आप डेल्टा यू एन सी वी डी टी वही फॉर्मूला, और डेल्टा यू जो होता है वही क्या होता है आपका डेल्टा क्यू होता है। तो इसमें आप डेल्टा यू को ही डेल्टा क्यू के इक्वल लिख सकते हैं। यानी कि पूरा आइसोकोरिक प्रोसेस में पूरा जो हीट सप्लाई होता है वो उसकी इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करने में लगता है, क्योंकि उसका वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट है। जैसे कोई पिस्टन है, उसका अपन ने, एक पिस्टन है उसका अपन ने क्या किया, उसको मूवेबल नहीं रखा, उसको फिक्स कर दिया। तो अब जो भी इसको एनर्जी दी जाएगी, हीट जो भी हीट इस सिस्टम को सप्लाई होगी वो क्या करेगी, इसका डेल्टा यू इंक्रीज़ करेगी, यानी कि उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ करेगी केवल। ओके, वर्क डन उसमें नहीं होगा। समझ में आ गई बात। तो इस तरह की ये चारों प्रोसेस के बारे में मैंने एक शॉर्ट नोट बना दिया है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट कर ले। नाउ वी विल डिस्कस फर्दर टॉपिक। नीट 2016 में एक क्वेश्चन आया था
उस क्वेश्चन में आपको स्पेसिफिक हीट पूछा है, पीवी का कोई रिलेशन दे देते हैं और उसमें आपको स्पेसिफिक हीट ऑफ द गैस पूछते हैं। तो मैं इसके लिए आपको एक फॉर्मूला लिखवा रहा हूँ उस तरह का, क्वेश्चन जब भी हो आपके सामने, स्पेसिफिक हीट निकालना है पीवी के रिलेशन से। ओके, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ गैस इन पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, एक तरह की प्रोसेस है जो आप स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ अ गैस इन पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए पी वी की पावर कुछ रहेगा, वी की जो भी पावर है वो सपोज दैट यहाँ पर अपन क्या मान लेते हैं, एन मान लेते हैं, और वो हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट। ओके, ऐसे ही रैंडम सा आपको टॉपिक, किसी पर्टिकुलर प्रोसेस की बात नहीं कर रहे, एक कॉमन ले लिया कि कोई भी प्रोसेस है, वो आइसोथर्मल हो सकती है, वो एडियाबैटिक हो सकती है, वो आइसोबैरिक हो सकती है, तो पी वी की पावर क्या रहेगी, एन, और वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। इन दैट केस यहाँ पर एन क्या है, पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स कहलाता है। एन क्या कहलाता है, पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स। ओके, तो इन दैट केस द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द गैस इज गिवन बाय Cn इज इक्वल टू, Cv तो रखना ही है, Cv में R बाय वन माइनस एन कर देना है। क्या कर देना है, 1 माइनस एन कर देना है, ये ही याद रखना है, इतना सा। ओके गाइस, समझ में आ गई बात। वापस से बोलता हूँ मैं कि अगर आपके पास किसी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का क्वेश्चन है, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस जिसका पीवी का रिलेशन आपको गिवन है, ओके, कब वी की पावर कुछ है, तो वो यहाँ पावर रखनी है, उसको सोल्व करना है और आपको आंसर निकाल के बताना है। ओके गाइस, तो मैं इस पर आ जाता हूँ, ध्यान देंगे आप लोग, क्वेश्चन पे आ जाता हूँ, और फिर किसके लिए एन की वैल्यू क्या है वो भी लिख देता हूँ मैं। तो प्रोसेस और उसके लिए एन क्या रखना है। ओके, प्रोसेस और उसके लिए एन क्या होना चाहिए। तो अगर आपका क्या है, पी कांस्टेंट है यानी कि आइसोबैरिक है, अगर आपका टी कांस्टेंट यानी कि आइसोथर्मल है, अगर आपका वी कांस्टेंट यानी कि आइसोकोरिक है, और अगर आपका डेल्टा क्यू 0 है, इसका मतलब आपका एडियाबैटिक है। समझ में आ गई बात। तो इन चारों प्रोसेस के लिए आपको एन की वैल्यूज़ नोट करनी है। जब आपका आइसोथर्मल रहेगा तो एन की वैल्यू क्या रहेगी, 1 रहेगी। ओके, आइसोथर्मल के लिए एन की वैल्यू क्या रहेगी, 1। आइसोबैरिक के लिए एन की वैल्यू 0, पी एन की वैल्यू क्या रहेगी, 0। एंड जब आपका वी कांस्टेंट रहेगा तो एन की वैल्यू रहेगी इनफाइनाइट। क्या रहेगी, इनफाइनाइट। और इसके लिए जो आपका गामा होगा वही आपका क्या होगा, एन होगा। समझ में आ गई बात। जो आपका गामा होगा वही आपका क्या रहेगा, एन। ऐसे आप इसको नोट करके उसमें पुट कर सकते हैं अलग अलग प्रोसेस का जो पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स की वैल्यू है एन, ऐसे ये कांस्टेंट डिफाइन किया है वो क्या रहेगा। ओके गाइस, नाउ अब मैं आपको फॉर्मूला लिख के दे रहा हूँ, वो ध्यान रखें आप लोग। एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, उससे आपको इसका आइडिया लग जाएगा क्या करना। नीट 2000 एक आइडियल गैस है जिसके लिए पी वी की पावर 3 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, एक रिलेशन डिफाइन किया गया है। उसके लिए आपको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी फाइंड करनी। ओके, नीट 2016 का क्वेश्चन है। 1 मोल ऑफ एन आइडियल मोनोएटॉमिक गैस, क्वेश्चन है 1 मोल ऑफ, मैं बोल रहा हूँ लिख लें, 1 मोल ऑफ आइडियल मोनोएटॉमिक गैस अंडरगोज अ प्रोसेस डिस्क्राइब्ड बाय पी वी की पावर 3, पी वी की पावर 3 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इससे इसको डिफाइन किया गया है। ओके, फॉर मोनोएटॉमिक गैस। ओके, नाउ द हीट कैपेसिटी आपको क्या निकालना है, हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी नहीं, केवल हीट कैपेसिटी की बात हो रही। ध्यान रखें आप लोग, हीट कैपेसिटी वर्ड यूज़ कर ले। ध्यान से देखें आप लोग, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी नहीं, हीट कैपेसिटी के लिए। देन हीट कैपेसिटी निकालिए आप।
ओके। सो हीट कैपेसिटी क्या होगी इसकी, सीधा सा ये फॉर्मूला है आपके सामने, CN इज इक्वल्स टू CV प्लस R/1 - n। सीधा सीधा पुट करना है, CN इज इक्वल्स टू CV। जो मोनो एटॉमिक गैस होता है उसका CV होता है आपका 3/2R। क्या होता है, नहीं तो आपको फॉर्मूला याद होगा सीधा सीधा, CV इज इक्वल्स टू F/2 NR। इस तरह का फॉर्मूला होगा इसका। तो F इसका कितना होता है 3, मोल कितना है इसका 1, 3/2R। तो मैं इसमें पुट कर देता हूँ 3/2R प्लस यहाँ पर R है और N की वैल्यू इसके ऊपर कितनी पावर है, गामा की वैल्यू वहाँ से देख ले। एडियाबेटिक ये रिलेशन है, क्योंकि PV की पावर जो भी होगा, अगर जो गामा यहाँ पे 1 से जैसे ही ज़्यादा वैल्यू है वो एडियाबेटिक है, तो उसमें गामा की जो वैल्यू है वही आपको यहाँ लेनी 1 - 3। ओके, तो ये क्या आ गया R/2। ओके गाइस, सो वी विल हैव CN 3/2R माइनस R/2। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इसको आप सोल्व करेंगे तो ये आपको मिलेगा R। समझ में आ गई बात, क्या है ये, नीट 2016 का क्वेश्चन है। जैसा आप लोगों ने स्पेसिफिक हीट से हीट कैपेसिटी निकाला था, कैपिटल S इज इक्वल्स टू M इंटू स्मॉल s, ऐसे निकाला था, वो किसी पर्टिकुलर लिक्विड के लिए हम यूज़ करते थे। यहाँ पर ये गैस के लिए बात की गई है। ओके, तो नीट 2016 में इस तरह का एक क्वेश्चन रहा है, उसका फॉर्मूला आप नोट कर ले। वापस से बोलता हूँ एक बार, अगर आप किसी गैस की हीट कैपेसिटी निकालना चाह रहे हैं तो उसके लिए CN इज इक्वल्स टू CV प्लस R/1 - n। ओके, यहाँ पर क्या है, अगर आपको प्रोसेस दे रखी है तो उसका जो इंडेक्स की वैल्यू है वो ये निकल जाएगी। ओके गाइस, अब इसमें क्या है, ज़्यादातर वो 1 मोल के लिए क्वेश्चन होगा। अगर 1 मोल के लिए नहीं हुआ तो उसको नंबर ऑफ मोल से भी मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके गाइस, इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग। अगर ये 1 मोल के लिए है तो हीट कैपेसिटी बोलो चाहे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हो, वही बात हो रही है। और अगर ये नंबर ऑफ मोल्स आपको ज़्यादा दे रखे हैं, क्या दे रखे हैं, तो इस फॉर्मूले से आपको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मिलेगी, जिसको लास्ट में फिर आप लोग मोल से मल्टीप्लाई कर देवे। किससे मल्टीप्लाई कर देवे, नंबर ऑफ मोल से, तो आपको उसकी हीट कैपेसिटी मिल जाएगी। ओके, ये सब है वो किसके लिए है, 1 मोल के लिए है, या पर मोल, यानी कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ही है। अगर नंबर ऑफ मोल है तो लास्ट में जो भी आंसर आएगा उसको, अगर आपको हीट कैपेसिटी चाहिए तो n नंबर ऑफ मोल जो भी है, कैपिटल N मान ले या अलग सिंबल म्यू ले लेवे, उससे उसको मल्टीप्लाई कर देवे, तो उतने मोल की हीट कैपेसिटी आ जाएगी। समझ में आ गई बात। नाउ वी विल हैव द टॉपिक थर्मोडाइनमिक पैरामीटर्स ऑफ मिक्सचर ऑफ गैसेस। जब बहुत सारी गैसेस या 2 गैसेस मिक्स हो जाए तो उसका जो थर्मोडाइनमिक मिक्सचर बनेगा उसका स्पेसिफिक हीट क्या होगा, उसका मोलर मास क्या होगा, इन चीज़ों के लिए आपको कुछ फॉर्मूले बता रहा हूँ मैं डायरेक्ट। जी में इसके क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिल सकते हैं। ओके, थर्मोडाइनमिक पैरामीटर्स फॉर मिक्सचर ऑफ 2 गैसेस। 2 गैस जब मिक्स होगी तो उसके लिए क्या थर्मोडाइनमिक प्रोसेस, थर्मोडाइनमिक पैरामीटर्स होंगे, उसकी बात की जा रही है। नाउ अगर हमारे पास इफ़ गैस 1 है, ओके, उसके नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, नंबर ऑफ मोल्स N1, ओके, उसका मोलर मास कितना है, मोलर मास M1, ओके, उसकी कांस्टेंट वॉल्यूम पर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वो कितनी है, CV1, उसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है कांस्टेंट प्रेशर वो क्या है, CP1, ओके। इस तरह की कुछ क्वांटिटीज़ है। दूसरी तरफ उसके दूसरे नंबर ऑफ फॉर गैस 2, दूसरी गैस है, उसके लिए नंबर ऑफ मोल्स N2, उसका मोलर मास M2, ओके, और उसका CV1 और उसका CP2, मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम पर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी,
और कांस्टेंट प्रेशर पर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इतनी है। तो हम डायरेक्ट फॉर्मूले लिख रहे हैं, वो आपको नोट करने कि अगर हम इक्विवेलेंट मोलर मास चाह रहे हैं, इक्विवेलेंट मोलर मास के लिए क्या फॉर्मूला रहेगा, m = n1 m1 प्लस n2 m2 डिवाइड बाय n1 प्लस n2। ओके गाइस, फॉर्मूला समझ में आ गया। अगर आपको इक्विवेलेंट मोलर मास चाहिए तो इससे आपको इक्विवेलेंट मोलर मास मिल जाएगा। समझ में आ गई बात। नाउ अगर आपको उसका इक्विवेलेंट हीट कैपेसिटी चाहिए तो CV ऑफ द मिक्सचर चाहिए, तो वो भी सेम पैटर्न से आएगा। CV ऑफ द मिक्सचर वो हो जाएगा, अगर हमारे पास N1 मोल इसके और N2 मोल इसके हैं तो CV विल बी इक्वल्स टू N1 CV1 प्लस N2 CV2 डिवाइड बाय N1 प्लस N2। ओके गाइस, नाउ लास्ट, अगर इसका आपको क्या चाहिए, CP चाहिए, क्या चाहिए, CP, तो उसके लिए भी सेम है। CP ऑफ द मिक्सचर, CP इज इक्वल्स टू N1 CP1 प्लस N2 CP2 डिवाइड बाय N1 प्लस N2। सिंपल सा है, समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। लास्ट इसका, इन दोनों का अगर अपना अपना जो CP बाय CV का रेशियो है, CP1 बाय CV1 इज इक्वल्स टू गामा 1 एंड CP2 बाय CV2 इज इक्वल्स टू गामा 2। जो एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए जो हम कांस्टेंट यूज़ करते हैं वो अगर गामा 1 और गामा 2 है, तब आप ध्यान रखें कि इक्विवेलेंट गामा जो रहेगा वो कैसे निकलेगा। ओके गाइस, इक्विवेलेंट गामा है वो कैसे निकलेगा, ध्यान देंगे। तो गामा ऑफ द मिक्सचर इज इक्वल्स टू N1 प्लस N2 डिवाइड बाय गामा -1, N1 बाय गामा 1 - 1 प्लस N2 बाय गामा 2 - 1। ओके गाइस, ये फॉर्मूला यूज़ करना है इक्विवेलेंट गामा निकालने के लिए। ये आप सब कुछ स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लेंगे। जब आप दो गैसेस को मिक्स करेंगे जिनका गामा डिफरेंट, जिनका C डिफरेंट, जिनका CP दोनों डिफरेंट है और जिनका मास और नंबर ऑफ मोल्स डिफरेंट है, उनको इस तरह से करेंगे। अगर कोई चीज़ इक्वल रखी है तो उसमें पुट करके आप लोग वो भी आंसर निकाल सकते हैं। ओके गाइस, नेक्स्ट अब अपन हीट इंजन पर चलेंगे और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे चलेंगे। ओके, सो नाउ हीट इंजन। बेसिकली हीट इंजन एक ऐसी डिवाइस है, बेसिकली हीट इंजन इज अ डिवाइस दैट कन्वर्ट्स हीट इनटू द मैकेनिकल एनर्जी, ओके। और हीट इंजन दो तरह के होते हैं, एक एक्सटर्नल हीट इंजन और एक इंटरनल हीट इंजन। ओके, सो एग्जांपल से आप याद रखेंगे कि एक्सटर्नल हीट इंजन वो है जैसे स्टीम इंजन, जो पहले ट्रेन जो चलती थी पुरानी, या पहले जो इंजन यूज़ हुआ करते थे सबसे पहले, वो स्टीम इंजन बने थे। तो स्टीम इंजन में जो हीट है वो एक्सटर्नली प्रोड्यूस होती है, यानी कि जो भी हीट प्रोड्यूस करने वाला सब्सटेंस है या जो उस इंजन को हीट दे रहा है वो उस इंजन से बाहर होता था। ओके, यानी कि जो पिस्टन मोशन या वर्क करा रहा है उससे हीट कहाँ से आएगी, बाहर से आएगी। तो ऐसे इंजन का एग्जांपल है स्टीम इंजन, और उसमें हीट एक्सटर्नली सप्लाई होती है। जिन इंजन में हीट इंटरनली सप्लाई होती है, यानी कि जो सिलेंडर है उसके अंदर ही ऐसा सब्सटेंस होता है जो हीट प्रोड्यूस करता रहता है कंटिन्यूसली, बाहर से हीट सप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, उनको कहते हैं इंटरनल कंबशन इंजन। और इसका एग्जांपल है आपका डीजल इंजन और पेट्रोल इंजन, जो आजकल हमारे व्हीकल्स में यूज़ आते हैं। ओके, उनके अंदर जो पेट्रोल हम भरते हैं वो उस पिस्टन के अंदर ही कंबशन का काम करता है और उसको वर्क में कन्वर्ट कर देता है। ओके गाइस, सो द टॉपिक इज हीट इंजन। Heat engine is a device that converts heat energy into the mechanical energy. Okay, the device
which converts heat energy into the mechanical energy, वो डिवाइस जो हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है उसको अपन हीट इंजन बोलते हैं। और बेसिकली इसमें 3 पार्ट्स होते हैं। तो पार्ट्स ऑफ हीट इंजन कितने पार्ट्स में डिवाइड होगा? बेसिकली फर्स्ट इसमें होता है आपका सोर्स, सेकंड होता है सिंक और थर्ड होता है आपका वर्किंग सब्सटेंस। समझ में आ गई बात? एक होता है सोर्स, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ एक्सप्लेन करूँ आपको, तो ये हो गया आपका सोर्स, ओके, ये हो गया आपका नीचे की तरफ सिंक, ओके, और ये है आपका हीट इंजन जिसको अपन, और देखिए सबसे पहले ये इसको हीट सप्लाई करेगा, तो ये Q1 हीट सप्लाई करता है। सिंक जो है वो हीट एब्जॉर्ब करेगा, वो Q2 हीट एब्जॉर्ब करता है। तो बाकी जो इन दोनों का जो डिफरेंस रहेगा, मतलब जितनी हीट इसने सप्लाई करी, ये T1 है और ये क्या है आपका T2 है, ओके। तो T1 हायर टेम्परेचर है, यहाँ पर T1 इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन T2। T1 जितना ज़्यादा होगा, T2 जितना कम होगा, उतना ये ऑपरेट अच्छे से करेगा, एफिशिएंसी इसकी ज़्यादा होगी। तो इस हीट इंजन में एक तो होता है सोर्स, इसको ऐसे आड़ा भी बना सकते हैं आप, हॉरिजॉन्टल, समझने की बात है केवल, ये ऐसा कोई इंजन होता नहीं है, ब्लॉक डायग्राम है उसका, आपको समझाने के लिए, हम समझ सके इस बात को, इसलिए कई बुक्स में ऐसे मिलेगा आपको, कई बुक में ऐसा। तो सोर्स एक ऐसा हीट सोर्स जो कंटिन्यूसली हीट सप्लाई करता रहे और उसका टेम्परेचर डाउन ना हो। इस बात को आप थोड़ा सा पचा लें कि इसमें जो टेम्परेचर है वो हाई टेम्परेचर पे, द सोर्स और रिजर्वर इज एट हाई टेम्परेचर दैट सप्लाइज कंटिन्यूसली हीट टू द इंजन, बट इट्स टेम्परेचर डू नॉट डिक्रीजेस, चेंजेस नहीं होगा इसमें, माइन्यूट चेंजेस अलाउबल है, लेकिन क्योंकि हम इसको क्या है कंटिन्यूसली हीट बाहर से देते जा रहे हैं या इंटरनली उसको हीट मिलती जा रही है, तो उसका टेम्परेचर वही मेंटेन रहेगा। हीट इंजन को जितनी हीट चाहिए उसे लेता रहेगा। एक बात ऐसी भी कही जा सकती है इसके लिए, इसकी अगर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी देखें तो dQ/dT/m इसका फॉर्मूला है। क्योंकि इसका चेंज इन टेम्परेचर 0 है, इसलिए इसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी स्मॉल m क्या होगा? इनफाइनाइट होगा। आने जैसा क्वेश्चन है। जो रिजर्वर या सोर्स यूज़ करेंगे और जो सिंक यूज़ करेंगे, दोनों के लिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इनफाइनाइट होती है। क्या होती है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इनफाइनाइट होती है। बात समझ में आ गई? ऐसा आइडियली बात करें हम लोग, जो फ्यूल यूज़ करेंगे उसकी तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होगी, लेकिन आइडियल इंजन में इन दोनों की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होनी चाहिए? इनफाइनाइट होनी चाहिए। ऐसा सपोज करके ही ये कंसेप्ट बनाया गया। इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो क्या हो जाएगा? वर्क में कन्वर्ट हो जाएगा। बात समझ में आ गई? मैकेनिकल वर्क। सो देर आर 3 पार्ट्स। फर्स्ट इज द सोर्स, ओके, सोर्स, second is the sink and third is the working substance. क्या है? working substance. तो second is the sink and third is the working substance. आप NCERT बुक से इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं, इसका नोट मिल जाएगा आपको, डायग्राम भी मिल जाएगा, ओके। सिंक जो है इसका टेम्परेचर क्या रहता है? T2 पर, और ये किस पर रहेगा? T1 टेम्परेचर पर। सो it is a reservoir of heat at high temperature and infinite thermal capacity. Any amount of heat can be extracted from it at constant temperature. Means a heat reservoir, a heat source या reservoir जिसमें heat store रह सकती है, okay, a heat reservoir at high temperature, a heat source at high temperature T1 having infinite thermal capacity. उसकी थर्मल कैपेसिटी क्या होनी चाहिए? इनफाइनाइट होनी चाहिए, ओके, एंड कैपेबल ऑफ सप्लाइंग हीट एट कांस्टेंट टेम्परेचर,
ओके गाइस, आप जो भी बुक रेफ़र करते हैं, नीट गाइड, जी गाइड, उसमें सब में इस तरह की लैंग्वेज में मिल जाएगा। सिंक अ सोर्स एट लो टेम्परेचर, एक ऐसा सोर्स, अ रिजर्वर ऑफ हीट एट लो टेम्परेचर, इट इज़ अ रिजर्वर ऑफ हीट at low temperature T1 T2 sorry, low temperature, having infinite thermal capacity, again having infinite thermal capacity, infinite, ये मैंने जो सिंबल लिखा है वो इनफाइनाइट है, ध्यान रखें आप लोग, इनफाइनाइट थर्मल कैपेसिटी। और लाइन ऐड करें, कैपेबल ऑफ एब्जॉर्बिंग हीट एट कांस्टेंट टेम्परेचर, बिना टेम्परेचर में चेंज के वो हीट एब्जॉर्ब करता रहेगा। ओके, तो ये कूल डाउन करता है, ये हीट अप करता है, और ये जो वर्किंग सब्सटेंस है वो उसको वर्क में कन्वर्ट करवाता है। किस में कन्वर्ट करता है? वर्क में। अ मटेरियल विच एब्जॉर्ब्स हीट फ्रॉम द सोर्स एंड कन्वर्ट्स इट इनटू द मैकेनिकल वर्क बाय रिजेक्टिंग सम ऑफ हीट टू द सिंक। ओके, द सब्सटेंस विच absorbs heat from the source and convert it into the work by rejecting some of heat, some यानी कुछ of heat to the sink। ओके, ये आप लोग बुक से लिख सकते हैं। एग्जाम्पल है इसका स्टीम। जैसे कि स्टीम जो है वाटर की जो स्टीम बना के वो उसको पिस्टन को मूव कराएगी। ओके, बार बार पिस्टन को मूव कराएगी तो पिस्टन वर्क करेगा। हीट अपन बाहर से सप्लाई कर रहे थे, स्टीम हो गया इसका एग्जाम्पल। फिर पेट्रोल हो सकता है, ओके, गैसोलीन हो सकता है, एटसेट्रा। ओके, तो वर्किंग सब्सटेंस समटाइम्स हीट सप्लाई करने का काम भी कर देता है और उसको एक्सपांड कराने का काम भी कर देता है। एयर का मिक्सचर हो सकता है, बहुत सारी एयर का क्या हो सकता है, मतलब गैसेस का मिक्सचर हो सकता है। इस तरह का वर्किंग सब्सटेंस हो सकता है। ओके गाइस, अब बात करते हैं इसकी एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूला, एफिशिएंसी। एफिशिएंसी क्या होता है? वर्क डिवाइड बाय एनर्जी या हीट सप्लाइड, वर्क बाय हीट सप्लाइड। ओके, ये क्या कहलाता है? एफिशिएंसी ऑफ इंजन। क्या है? एफिशिएंसी ऑफ इंजन। यहाँ से आपका एक टॉपिक, इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है। एफिशिएंसी ऑफ इंजन के लिए एफिशिएंसी वर्क बाय क्या होता है? हीट सप्लाइड। यहाँ पर आप एफिशिएंसी को ईटा से लिख सकते हैं, वर्क आपका W, हीट सप्लाइड आप कितनी कर रहे हैं? Q1। ओके गाइस, सीधा एक तो ये फॉर्मूला काम लेना है। सेकंड, ईटा इज इक्वल्स टू W आपका जो यहाँ पर है, इसमें से जितनी हीट इधर चली गई उसके अलावा वर्क हो जाएगा। तो सिंस आप ये कह दें, सिंस W इज इक्वल्स टू Q1 माइनस Q2, तो विच इम्प्लाइज आप ये कह सकते हैं कि ईटा इज इक्वल्स टू Q1 माइनस Q2 डिवाइड बाय Q1। ओके गाइस, इसको अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई करूँ तो किस में हो गया? परसेंटेज में कन्वर्ट हो गया। ओके गाइस, और ये एफिशिएंसी जो होगी हमेशा 100% से कम आएगी, ऑलवेज लेस देन 100%। ओके गाइस, इसको आप चाहे तो ऐसा भी लिख सकते हैं कि ईटा इज इक्वल्स टू, ये परसेंट के लिए ओके था एक फॉर्मूला, ईटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस Q2 बाय Q1, इससे भी आप निकाल सकते हैं। और हीट जो है, सिंस हीट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है? टेम्परेचर के। तो ये जो है फॉर्मूला वो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि ईटा परसेंट इज इक्वल्स टू, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें, इस पर न्यूमेरिकल ज़्यादा है। ईटा परसेंट इज इक्वल्स टू T1 माइनस T2 डिवाइड बाई T1 इंटू 100। ओके, ये है एफिशिएंसी ऑफ इंजन का फॉर्मूला, एफिशिएंसी ऑफ इंजन, हीट इंजन।
इससे आप कोई भी क्वेश्चन करेंगे और कंपटीशन के पिछले क्वेश्चंस देखेंगे तो थर्मोडाइनमिक प्रोसेस वाले उन पार्ट के अलावा अगर कोई क्वेश्चन आया है तो वो इसी फॉर्मूले पे आपको मिलेगा। एफिशिएंसी दे दे, वर्क और एनर्जी के बारे में कुछ बात करें तो अपन इसको और इसको इक्वल करके भी कुछ जो फाइंड करना हो उसको यूज़ कर सकते हैं। एक तरफ वर्क और हीट सप्लाइड है और एक तरफ क्या है, टेम्परेचर का कुछ वैल्यूज़ दे रखा हो, तो दोनों को पुट करके आप इससे निकाल सकते हैं। ध्यान रखें परसेंटेज के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके गाइस, थोड़ा सा हैंडराइटिंग का इशू हो सकता है, आप लोग बुक से देख के नोट कर लें या स्क्रीनशॉट लेके उसको जूम करके नोट करें। अब कभी आपको ये वर्क और इस हीट के बारे में बात आ जाए तो समझिएगा, मैं आपसे कुछ बात समझाना चाह रहा हूँ कि अगर इस पे वर्क और हीट पे कुछ आ जाता है तो उसके लिए आपको क्या करना है कि वर्क जो होता है वो इसमें एडियाबेटिकली होता है। क्या होता है? एडियाबेटिकली। और जो हीट ट्रांसफ़र हो रही है वो आइसोथर्मली ट्रांसफ़र हो रही है। क्या हो रही है? आइसोथर्मली। फॉर एग्जांपल ये क्या है, इसको वैसे कार्नोट इंजन में अलग से लेंगे अपन, लेकिन सपोज दैट ये क्या है, मैंने इसको हॉरिजॉन्टल बना दिया। ये है मेरा सोर्स, क्या है? सोर्स T1 टेम्परेचर पर। ये क्या है? सिंक। ओके, ये T2 टेम्परेचर पर। और सपोज दैट मैंने एक पिस्टन पहले इस पे रखा जाता है, फिर इस पे रखा जाता है, फिर इस पे रखा जाता है पिस्टन, फिर इधर, इस तरह से इसका एक साइक्लिक प्रोसेस चलता है। तो अगर आपको इस पर कोई पिस्टन रखा हुआ है और उस पिस्टन का ये नीचे वाला पार्ट कंडक्टिंग रहता है, बाकी साइड वाला कैसा रहता है? इंसुलेटिंग। ओके, वो पिस्टन एक्सपांड कर सकता है और पिस्टन कंप्रेस कर सकता है एडियाबेटिकली, मतलब हीट का यहाँ से लेगा तो ये, लेकिन जो वर्क डन आएगा वो कांस्टेंट टेम्परेचर, ये क्या हीट सप्लाई किस पे होगा? आइसोथर्मल पे। किस पे होगा? आइसोथर्मल पे। और यहाँ जाके ये क्या है? इंसुलेटिंग एंड होगा। क्या होगा? इंसुलेटिंग स्टैंड बीच में। उसको मैं नहीं बनाया, यहाँ पे मैंने एक अलग से आपको एक्सप्लेन करने के लिए बताया कि ये जब यहाँ से हटाएंगे, इस पर रखेंगे तो इनके बीच में हीट का एक्सचेंज नहीं होगा। ओके, तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि जब भी आप वर्क डन निकालेंगे तो आपको NR T1 माइनस T2 गामा -1 से निकालना है। ये वर्क डन एडियाबेटिकली होगा। ये W जब भी आप निकालेंगे तो टेम्परेचर 1 से टेम्परेचर 2 आपको दे रखा होगा। और जब भी आप हीट निकालेंगे Q, वो T2 से T1 या T1 से T2 इस पे होगा, यहाँ से यहाँ जाएगा या यहाँ से यहाँ जाएगा, उस पर डिपेंड हो जाएगा। एक बार इसको नोट कर सकते हैं आप कि उस वर्क डन एडियाबेटिकली हो रहा है। सेकंड थिंग, जो हीट है चाहे Q1 हो चाहे Q2 हो, तो उसके लिए फॉर्मूला है nRT। जब इसके लिए हीट सप्लाइड चाहिए तो इससे निकल जाएगी। इसने हीट कितनी ली तो इसमें T2 आ जाएगा यहाँ, log E V2 बाय V1 फाइनल बाय इनिशियल वॉल्यूम। ओके, तो इसमें वॉल्यूम क्या होगा? एक्सपांड होगा, इसमें क्या होगा? वॉल्यूम कम होगा। ओके, तो जैसा इसमें रिक्वायरमेंट है वैसा रखें, लेकिन हीट यहाँ से आएगा और वर्क यहाँ से आएगा इसमें। ओके गाइस, हालांकि कार्नोट इंजन में साइक्लिक प्रोसेस के थ्रू आपको पूरा मैं एक्सप्लेन करूँगा, लेकिन इस पर जो कुछ NCERT में क्वेश्चन मिलते हैं तो उसमें फॉर्मूले लगा के आपको W और Q निकालते हैं, फिर एफिशिएंसी आप उससे निकाल सकते हैं। ओके, नाउ इसकी एफिशिएंसी से रिलेटेड मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूँ, थोड़ा आपको ईजी हो जाएगा समझने में। इसकी एफिशिएंसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन, we are given two temperatures, we are given a heat engine working at temperature 127 degree Celsius of source and 27 degree Celsius of sink. Then what is its efficiency? इसकी एफिशिएंसी क्या होगी? ओके, समझ में आ गई बात? क्वेश्चन को आप नोट कर लें, नॉर्मल सा क्वेश्चन लिखा है मैंने। यहाँ जो टेम्परेचर आप लेंगे वो किस में लेना है आपको? केल्विन में लेना है, ये ध्यान रखें। तो एफिशिएंसी क्या होता है? T1 माइनस T2 डिवाइड बाय T1। ओके गाइस, सो T1 कितना है आपका? T1 है आपका 127 प्लस 273, सो इट विल गिव अस 400 केल्विन। ओके,
नाउ T2 कितना है हमारा, 27 प्लस 273, सो इट विल गिव अस 300 केल्विन। ओके गाइस, नाउ सीधा सीधा इसमें पुट करता हूँ मैं, 400 माइनस 300 डिवाइड बाय 400। ओके, सो ये हमारा इस इंजन का एफिशिएंसी कितना आ गया गाइस, 400, एफिशिएंसी आ गया 1/4। ओके, परसेंट चाहिए तो 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से। सो इस इंजन की एफिशिएंसी क्या होगी, 25%। ओके, कभी कभार आपको इसमें क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जाता है कि क्या ये इंजन पॉसिबल है, तो यस इट इज़ पॉसिबल। जब भी एफिशिएंसी आपकी 100% से नीचे आए, एफिशिएंसी 100% से नीचे आए, तो उसको अपन कह सकते हैं कि वो इंजन पॉसिबल है। ओके गाइस, सिंपल सा एक क्वेश्चन था, इसका आप नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। A reversible heat engine converts 1/6 of heat into work, which it extracts from the source into work. When the temperature of the sink is reduced by 40 degrees Celsius, its efficiency is doubled. Find the temperature of the source. समझिएगा आप क्वेश्चन को। A heat engine converts 1/6 of its heat absorbed into work। ओके, वर्क में 1/6 पार्ट ऑफ हीट को कन्वर्ट कर देता है। When temperature of the sink is reduced by 40 degrees Celsius, when temperature of sink reduced by 40 degrees Celsius, then its efficiency is doubled। इसकी efficiency क्या हो जाती है, doubled। Then what is temperature of source का टेम्परेचर क्या है, और हो सकता है आपको सिंक का टेम्परेचर भी निकालना हो। ओके, सो सीधा सीधा एक बेसिक फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, और इसी पे क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे इस चैप्टर से, ये भी आप ध्यान रखें। चांसेस इसी के हैं, T1 माइनस T2 डिवाइड बाई T1 इंटू 100, इससे एफिशिएंसी आती है। तो T1 एक फार्मूला तो है T1 माइनस T2 डिवाइड बाई T1, ये है हमारी एफिशिएंसी का फार्मूला। अभी परसेंटेज में कुछ भी नहीं है तो मैं इसको ऐसे रहने देता हूँ। और एक फार्मूला और है ईटा का, W/Q। ओके, सिंस आपको गिवन है का वर्क जो है वो 1/6 ऑफ हीट है, वर्क कितना है, 1/6 ऑफ हीट एब्जॉर्ब, तो हम ये कह सकते हैं कि मेरे पास ईटा जो आया वो 1/6 ऑफ Q लिखा मैंने, तो Q से Q आ गया कैंसिल, तो ईटा इज इक्वल्स टू 1/6 आ गया। ओके गाइस, सपोज दैट इसका टेम्परेचर T1 है और इसका टेम्परेचर क्या है, T2 है, तो ये मेरे पास कितना आ गया, 1/6 T1 माइनस T2 डिवाइड बाई T1। ये हमारा क्वेश्चन इक्वेशन 1 हो गया। अब इसको सोल्व करके मैं इक्वेशन 1 दे देता हूँ। T1 इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, T1 6T1 माइनस 6T2। ओके गाइस, सो इट विल बी 6T2 इज इक्वल्स टू, इसको उधर भेज देते तो 5T1। ये आपका क्या आ गया, इक्वेशन 1। ओके गाइस, नाउ सेकंड केस हम क्या दे रखा है, सेकंड केस हमको दे रखा है कि अगर ये टेम्परेचर कौन सा, T2 40 से रिड्यूस हो जाए, 40 से क्या हो जाए, रिड्यूस, तो इसकी एफिशिएंसी डबल हो जाएगी। तो 2 ईटा इज इक्वल्स टू T1 माइनस T2 की जगह क्या लिखना है, 40 कम डिवाइड बाय T1, तो वही रहेगा। ओके, सो हम इस बात को ऐसे लिख सकते हैं कि 2 ईटा, ईटा कितना था 1/6, तो 2 इंटू 1/6 इज इक्वल्स टू T1 माइनस T2 माइनस 40
डिवाइड बाई T1, ये माइनस मैंने अंदर भेज दिया तो ये माइनस क्या हो गया प्लस। ओके, नाउ अब इसको वापस वही 1/3 आ गया, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, तो मेरे पास हो गया कितना 1/3 है, यहाँ थोड़ा सा जंबल हो चुका है तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं 2/6, 2T1 6T1 माइनस 6T2 प्लस 6 4 24 240। ओके, तो इसको अगर सॉल्व करें अपन तो ये इधर आ गया, ये इधर चला गया, 6T2 इज इक्वल्स टू 6T1 माइनस 2T1 प्लस 240, तो ये मेरे पास आ गया 4T1 प्लस 240 इज इक्वल्स टू 6T2। ये मैंने यहाँ पर कट क्यों नहीं किया वो भी आप ध्यान देंगे ताकि ये आपस में ये इक्वेशन 1 और ये 2 कैंसिल हो सके थोड़ा। तो इक्वेशन 1 और 2 को पास में लिख देते हैं अपन, तो मैंने 2 तो ये लिखा हुआ है, 1 इसके नीचे लिखा, 6T2 इज इक्वल्स टू 5T1। ओके गाइस, सिंपल सा है। अब मैं इसको क्या करूँ, सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, तो ये क्या हो गया कैंसिल। 4 में से 5 गया तो कितना आया, 4 में से 5 गया तो हमारे पास इधर 0 आ गया, 4 में से 5 गया तो माइनस T1 प्लस 240, ये उधर गया तो T1 हमारा आ गया 240 केल्विन। कितना आ गया 240 केल्विन। बात समझ में आई गाइस, T1 इज इक्वल्स टू 240 केल्विन। अब ये किसका टेम्परेचर है, व्हाट इज टेम्परेचर ऑफ द सोर्स, समझ में आ गई बात। T1 कौन सा था, सोर्स का टेम्परेचर। ओके गाइस, अगर आपको सिंक का निकालना है तो आप किसी भी एक इक्वेशन में इसको पुट करके खुद से निकाल देवे, ये आपका सेल्फ एक्सरसाइज रहेगा। ओके गाइस, स्क्रीनशॉट लेवे इसका, एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं इसको। आपको क्वेश्चन में हीट इंजन का एफिशिएंसी वर्क और हीट की फॉर्म में दे रखा है, वर्क और हीट की फॉर्म में दे रखा है। तो आप इसको पहले वर्क और हीट की फॉर्म से आपने निकाल दिया कि वर्क 1/6 है हीट का, तो इसमें पुट किया 1/6 एफिशिएंसी आ गई। यही एफिशिएंसी अपन ने टेम्परेचर से निकाली और T1 T2 का एक रिलेशन बिल्डअप कर दिया, ये 1/6 पुट करके इससे निकाला। सेकंड में बोला कि अगर T1 को 40 डिग्री से रिड्यूस करें, चेंज करने में आप केल्विन और सेल्सियस का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो T2 में से 40 कम किया तो हमारे पास नया एफिशिएंसी डबल आ गया, तो 2/6 लिख दिया मैंने। 1/6 का जस्ट डबल क्या होता है 2/6, और इसको मैंने क्या किया क्रॉस मल्टीप्लाई किया, सीधा सा इसको पुट किया, T2 को एक तरफ और T1 को एक तरफ किया ताकि ये इक्वेशन आपस में क्या हो जाए थोड़ा कैंसिल हो जाए। तो इसको अपन कैंसिल किया और हमारे पास T1 की वैल्यू 240 केल्विन आ गई। ये है सोर्स का टेम्परेचर। ओके गाइस, नाउ बात करते हैं अपन रेफ्रिजरेटर। क्या है रेफ्रिजरेटर, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में आपको बाद में लूँगा। ओके, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अपन बाद में लेंगे, वो केवल एक थियोरेटिकल कंसेप्ट है, समझिएगा आप। और मैं अगर ब्रीफ में आपको एक बार ऐसे समझाना चाहूँ तो वो ये है कि ऐसा कोई भी प्रोसेस पॉसिबल नहीं है, ऐसा कोई भी प्रोसेस पॉसिबल नहीं है जो हीट को पूरा वर्क में कन्वर्ट कर दे। दिस इज द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। देयर इज नॉट एनी प्रोसेस विच हैज़ ओनली द एम टू कन्वर्ट हीट इनटू द वर्क कंप्लीटली, पूरा हीट को वर्क में कन्वर्ट कर दे, ऐसी कोई प्रोसेस नहीं है। कभी कुछ ना कुछ एनर्जी का लॉस तो होगा ही होगा। तो ये प्रैक्टिकल लॉ है जिसको क्लासियस ने कहा, दो अलग अलग साइंटिस्ट ने उसको कहा है, एक तो केल्विन प्लांक ने कहा और एक क्लासियस ने अलग अलग लैंग्वेज में उसको कहा है। पहले मैं बात कर रहा हूँ आपके रेफ्रिजरेटर की, ताकि आपको एक कंसेप्ट एक साथ में ही समझ में आ जाए। व्हाट इज़ हीट पंप और रेफ्रिजरेटर, हीट पंप और रेफ्रिजरेटर। हीट पंप और रेफ्रिजरेटर में क्या होता है कि हीट को वर्क में कन्वर्ट किया जाता है। किसमें कन्वर्ट किया जाता है, सॉरी, हीट इंजन में हीट को वर्क में कन्वर्ट किया जाता है। यहाँ पर हम किसी ऑब्जेक्ट से हीट कम करते हैं, ऑब्जेक्ट से क्या करते हैं हीट कम करते हैं, उसको कूल करने का काम करते हैं। ओके, तो बेसिकली हीट इंजन का जस्ट ये रिवर्स प्रोसेस है। क्या है, रिवर्स प्रोसेस है। मतलब हीट इंजन क्या करता है, हीट को वर्क में कन्वर्ट करता है। तो ये वर्क को किस में कन्वर्ट करता है, हीट में कन्वर्ट करता है। समझ में आ गई बात, वर्क इज कन्वर्टेड इनटू द हीट और इट इज़ द रिवर्स प्रोसेस
क्या है, रिवर्स प्रोसेस ऑफ हीट इंजन। हीट इंजन से जस्ट उल्टा काम करेगा। समझ में आ गई बात? तो सिंपल वे में, इसीलिए मैं साथ में ले रहा हूँ ताकि कंपैरेटिवली समझ में आ जाए। हीट पंप या रेफ्रिजरेटर क्या है, किसी की भी बॉडी की हीट को कम करेगा। ओके, समझिएगा। फॉर एग्जांपल फ्रिज में कोई चीज़ रखी है, ओके, तो अगर बात की जाए रूम जो है, क्या है रूम, तो वो क्या है, हॉट यानी हाई टेम्परेचर पर है, और फ्रिज क्या है, लो टेम्परेचर पर है। तो हीट हमेशा किधर से किधर फ्लो होगी, रूम से उस फ्रिज के अंदर जानी चाहिए। लेकिन हीट पंप एक ऐसा, या रेफ्रिजरेटर जो है वो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो उस लो टेम्परेचर से हीट को किधर भेजता है, रूम में भेजता है। यानी कि हमने जो वो हीट है वो वर्क से कहाँ भेजी, उसमें रूम में भेजी। यानी कि ऐसे तो पॉसिबल नहीं था कि लोअर टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर पे हीट जाए या वर्क जाए, बट यहाँ पर हमने एक्सटर्नली इलेक्ट्रिकल वर्क जो किया वो उसकी हीट को कहाँ ले जाएगा, सोर्स के पास ले जाएगा। ओके, सो इसको एक स्केमेटिक डायग्राम से ऐसे समझ सकते हैं अपन। ये है हमारा सोर्स, वो जो खड़ा डायग्राम था उसी को मैंने चेंज किया। सोर्स ये आपका हाई टेम्परेचर पे ही रहेगा, ये है आपका हीट पंप या रेफ्रिजरेटर, और ये क्या है, सिंक। ओके, ये क्या है आपका सिंक। ओके, सिंक किस पे रहेगा आपका, लो टेम्परेचर पे, ठीक है। तो T2 टेम्परेचर पे है। इसमें हम थोड़ा वर्ड इसके चेंज कर देते हैं ताकि ये इंजन से रिलेटेड काम ना रहे, ठीक है। ये है आपका हीट रिजर्वर, क्या है, हीट रिजर्वर। हीट रिजर्वर T1, ओके, T1 टेम्परेचर पर है। और ये है आपका कोल्ड रिजर्वर T2, ये लो टेम्परेचर पे है। ओके, ये आपका एक तरह से हॉट है या हाई टेम्परेचर पर। ये इस जगह कौन हो सकता है, आपका रूम हो सकता है। ओके, ये क्या है, आपका रूम है सोर्स। ये इस बार आपका क्या है, फ्रिज खुद है। ओके, और इसके बीच में हम रखेंगे इस पर, ये आपका वर्किंग सब्सटेंस है, क्या है, वर्किंग सब्सटेंस। इस पे वर्क बाहर से होगा, जो डायरेक्शंस पहले थे वो सभी उल्टे हो जाएंगे। वर्क पहले किधर जा रहा था, बाहर, अब इस पे बाहर इलेक्ट्रिकली वर्क किया जाएगा इस हीट को इसमें लाने के लिए। तो अगर ये जो हीट है आपका कितना है, Q2, जो पहले डायरेक्शन उधर था, और इधर क्या हो गया आपका Q1। ओके गाइस, ये एग्जांपल हो गया रूम, ये हो गया आपका रेफ्रिजरेटर खुद। ओके, रेफ्रिजरेटर खुद। नाउ यहाँ से आप सीधा सीधा इस फॉर्मूले को ऐसे पुट कर सकते हैं कि Q1 जो इसको मिल रहा है, क्या है, Q1 जो इसको मिल रहा है वो W प्लस Q2 के इक्वल होगा। Q1 किसके इक्वल होगा, W प्लस Q2 के इक्वल होगा। बात समझ में आ गई? इसका मतलब यहाँ पे जो वर्क है वो भी Q1 माइनस Q2 के इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा, Q1 माइनस E2 के। जितनी हीट आपको इधर देनी है, जितनी हीट आपको इधर देनी है, तो इससे हीट लेंगे, उसमें एक्स्ट्रा क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। इस वर्क से आप इस हीट को इधर ला रहे हैं। ओके गाइस, इसमें जो कोफिशिएंट होता है वो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस कहलाता है। यहाँ पर एफिशिएंसी वर्ड यूज़ नहीं आता है, इसमें क्या वर्ड आता है, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। तो इसका एफिशिएंसी वर्ड काम में नहीं लेंगे, यहाँ पर लेंगे अपन कोफिशिएंट ऑफ इट्स परफॉर्मेंस। कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। हमारा टारगेट क्या है, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस जिसको बीटा से कहते हैं। टारगेट है Q2 को कम करना। किसको कम करना, Q2 को। और हम क्या दे रहे हैं, ये तो हमारे पास रिक्वायर्ड क्वांटिटी है, और ये क्या है, हमारा वर्क डन है। तो जो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस है उसको अपन किससे लिखते हैं, बीटा से। वहाँ पर उसको किससे लिख रहे थे, ईटा से। तो ये हो जाएगा आपका, जो भी क्वांटिटी आप हीट की जितनी कम करेंगे, Q2 डिवाइड बाय वर्क डन। क्या आ जाएगा, Q2 डिवाइड बाय वर्क डन। ओके गाइस, यहाँ से वर्क डन निकाल सकते हैं आप लोग, Q1 माइनस Q2। ओके, तो ये आपका आ गया बीटा इज इक्वल्स टू Q2 डिवाइड बाय Q1 माइनस Q2। ओके, समझ में आ गया? ऊपर था पहले Q1 माइनस Q2, नीचे था Q1।
अब आपका यहाँ पर है ऊपर Q2, नीचे Q1 माइनस Q2। ओके, इसको अगर टेम्परेचर के टर्म्स में लिखेंगे तो ध्यान रखना ये 1 से बड़ा रहेगा, बीटा किससे रहेगा, 1 से बड़ा रहेगा। ओके, और अगर मैं ये बात करूँ तो बीटा जो है टेम्परेचर के टर्म्स में तो T2 डिवाइड बाय T1 माइनस T2, बीटा इज इक्वल्स टू T2 बाई T1 माइनस T2। इसको परसेंटेज में चाहिए तो इसको भी किससे मल्टीप्लाई कर दो, 100 से, लेकिन इसको परसेंटेज में निकालने की ज़रूरत ज़्यादा रहती नहीं है। ओके, ये आपको बीटा 1 से ज़्यादा मिलेगा। समझ में आ गई बात? आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो ध्यान रखें, ये बीटा की वैल्यू जितनी बड़ी रहेगी उतना इसका परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा। ये मैं ये कहना चाह रहा हूँ 1 से मोस्टली आपको क्या मिलेगा, ज़्यादा ही मिलेगा। ओके गाइस, तभी वो उसका परफॉर्मेंस बेटर रहेगा। तो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस डिसाइड्स वेदर इट्स कूलिंग रेट इज़ गुड और नॉट। जितना बीटा 1 से बड़ा रहेगा उतना उसका कूलिंग रेट उतना अच्छा रहेगा। यहाँ तक का आप पढ़ेंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। अब हमारा कार्नोट इंजन और जो थोड़ा सा एंट्रोपी वगैरह बचा हुआ है वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में लूँगा। यहाँ तक आप लोग नोट कर ले। बाय बाय, एंजॉय योरसेल्फ।